देश की रही है। जो भाजपा में रहते हैं वो सत्ता की लालसा में कांग्रेस में जाते हैं, और आज अगर भाजपा सत्ता में है तो वही कांग्रेसी फिर भाजपा में आ जाते हैं। तो ये कभी नहीं बोलेंगे बड़े भ्रष्टाचारों पर। बड़े भ्रष्टाचारों पर उत्तराखंड क्रांति दल ही बोलेगा, हमेशा बोलता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड क्रांति दल गरजता है। उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ता आशुतोष नेगी 6 मुकदमे झेलता है। हम ही लोग लड़ते हैं। मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण, सारे मुद्दों पर हम लड़ते हैं। लेकिन अफसोस, जब वोट देने की बारी आती है आप हमें भूल जाते हैं। आप वोट देते हैं इन्हीं सांपनाथ कालनाथ को, जिसका खामियाजा आप ये बड़े बड़े घोटालों के रूप में भुगत रहे हैं। 600 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का घोटाला। एक फौज से रिटायर आता है आदमी, अचानक इतना बड़ा करोड़पति, पूरा शहर जिसने खरीद लिया, और जब ये निकल के आती है बात कि आय से ज्यादा संपत्ति है, आरटीआई में जो दस्तावेज आए हैं उसके आधार पर नंगा कर दिया गया है गणेश जोशी, और बताया गया है कि इसके पास आय से ज्यादा संपत्ति है। और विजिलेंस के लिए कोर्ट कहता है, जो मनीष मिश्रा जी यहाँ पर जज थे, जिन्होंने डायरेक्शन दिए विजिलेंस को कि आप इनकी इंक्वायरी करिए, उनका तबादला कर दिया जाता है। ये भाजपाइयों को ये आदत यहाँ से नहीं है, जस्टिस लोया के जमाने से है। जब गुजरात में फर्जी सौरद्दीन इनकाउंटर हुआ था तो जस्टिस लोया की बेंच में मुकदमा था, और जस्टिस लोया कोई बुजुर्ग शख्स नहीं थे, 45-50 साल के व्यक्ति थे। अचानक उन्हें बताया गया कि उनको दिल का दौरा पड़ गया, और उनकी डेड बॉडी को उनके घर भी नहीं भेजा गया, उनके गांव भेज दिया गया। तो यही भाजपाई गुजरात से चलते चलते उत्तराखंड पर काबिज हो गए हैं। ये कभी भी, जब इनके लोग हत्याओं में, बलात्कारों में, घोटालों में शामिल होंगे, कभी भी ये जांच की बात नहीं करेंगे। ये अंकिता भंडारी में सीबीआई जांच की बात नहीं करते, ये भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की बात नहीं करते, ये एनएस घोटाले में सीबीआई जांच की बात नहीं करते, क्योंकि इनके मंत्री इन्वॉल्व होते हैं। आज आप देखिए, सल्ट की बात हो, लाल कुआं की बात हो, हरिद्वार की बात हो, हर जगह इनकी पार्टी का नेता दुष्कर्म का आरोपी निकल के आ रहा है। हर जगह इनके नेताओं पर दुष्कर्म और बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, और क्या उन्हें जेल भेजा जा रहा है? वो भगोड़े हैं, वो भाग जाते हैं, उन्हें 1 महीने तक भागने दिया जाता है, उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोगों ने ऐसी सरकार को उत्तराखंड में काबिज करवा रखा है जो आपके साथ इंसाफ नहीं करती, उसके बावजूद आप इन्हें वोट देते हैं। गणेश जोशी ने केवल यही घोटाला नहीं किया, सैनिकों के खून पर भी होली खेली। जो 50 करोड़ का बजट था उसे 100 करोड़ का बजट बना दिया, 100 करोड़ का बजट बना दिया, और ऐसे ठेकेदार को ठेका दिलवा दिया जो अयोग्य था। पहले बजट कम इसलिए रखा गया क्योंकि वो उस ठेके के लिए एलिजिबल ही नहीं था, और बाद में उसको काम देते देते, कमीशन खाते खाते उसको 100 करोड़ तक का काम दे दिया। यही चल रहा है उत्तराखंड में। इनके सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और चरित्र का भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार, कौन सा भ्रष्टाचार इन्होंने छोड़ा हुआ है आप बताइए? केदारनाथ में सोने के नाम पे पीतल लगा दिया, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? कल मैं वहां के एक मंदिर की खबर देख रहा था। एक मंदिर में
आपने देखा होगा मूर्ति लगती है भगवानों की, इनके लोगों ने अपने लोगों की मूर्ति लगवा दी, उसकी पूजा करवा रहे हैं। क्या क्या करवाओगे? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीफ बेचने वालों से चंदा लेकर बड़े बड़े ठेके उनको दिलवा दिए। हेलो, जो ऑल वेदर रोड का काम है उसमें जो कंपनियां काम कर रही हैं, सारी कंपनियां गुजरात की हैं और मोटा चंदा भाजपा को उन्होंने दिया है। उसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में काबिज होते हैं और फिर हमारे प्रदेश को लूटते हैं। इन्होंने कहीं कोई जगह नहीं छोड़ रखी, पार्किंग से लेकर जॉर्ज एवरेस्ट से लेकर हर चीज इन्होंने उत्तराखंड की बेच डाली है। अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट में जाते हैं तो पूरा पहाड़ एक बाहरी व्यक्ति को बेच डाला, लीज पर दे दिया एक बाहरी व्यक्ति को पूरा पहाड़, और जो रास्ता जाता है वहां पर हमारा मूल निवासी पहले पैसा देगा तब उस सड़क का यूज करेगा। तो ये अधिकार आप लोगों ने इन भ्रष्टाचारियों को दिया है, क्योंकि जब वोट की चोट की बारी आती है ये चोट इनको नहीं लगती है। जब तक आप इन पर ये चोटें नहीं लगाएंगे ये अपने भ्रष्ट कारनामों से बाज नहीं आएंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि हमने, अगर आपने हमारा इतिहास पढ़ा हो, 42 शहादतें हमारी पार्टी ने दी। जब हमारे पार्टी के विधायक चुने जाते थे उनके दबाव से गैरसैंण में विधानसभा भवन बनना शुरू हुआ। आज जब आप हमारे लोगों को चुन के नहीं भेजते तब कोई इस प्रदेश का बोलने वाला नहीं है। मूल निवास भू कानून पर रैली में तो भाषण देने को कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी आपने इनसे पूछा कि आपके तो 20 विधायक विधानसभा में हैं, मूल निवास भू कानून, राजधानी गैरसैंण, अंकिता भंडारी हत्याकांड पे ये विधानसभा से बाहर क्यों निकल नहीं आते हैं? आपने कभी इन बातों को, मूल निवास भू कानून, इस पर कभी विधानसभा पर बहस करते हुए देखा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। ये कभी भी जो हम चाहेंगे, मूल निवासी चाहेंगे, उस काम को ये नहीं करेंगे। हम लोग मांग रहे हैं मूल निवास भू कानून, ये यूसीसी थमा रहे हैं हमको। 9 नवंबर को बात की जा रही है कि अब हमें यूसीसी दिया जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे किसने मांगा? किसने मांगा यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में? उत्तराखंडी तो मूल निवास मांग रहा है, उत्तराखंडी तो भू कानून मांग रहा है, और आप जबरदस्ती हमें यूसीसी थमा रहे हो, जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति 1 साल के लिए यहाँ आता है और वो भी स्थायी निवासी बन जाता है हमारी तरह, क्योंकि मूल निवास तो तुमने हमारा पहले ही छीन लिया। आपके पहले मुख्यमंत्री ने, नित्यानंद स्वामी ने, हमसे हमारा मूल निवास छीना है। आप मूल निवासी के हत्यारे हो, भाजपाइयों, आप मूल निवासियों के हत्यारे हो। हमारा रोजगार का अधिकार आपने छीना है। अगर मूल निवास हमारे बच्चों के पास होता तो नौकरी में पहला अधिकार उसका था। आज जो हमारे युवा, अभी मैं पीछे देख रहा हूँ कि टंकी में हमारे कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं, वहाँ चढ़े हुए हैं, बॉबी पवार के साथी। अरे किसने मजबूर किया उन्हें? आप लोगों ने मजबूर किया हुआ है। साल साल भर तक जब वो एकता विहार में धरने पे बैठे रहते हैं आप उनकी नहीं सुनते, और यहाँ पे जब से धरना प्रदर्शन होता था लोग देखते थे तो आपने वो अधिकार भी छीन लिया। यहाँ पे लिख दिया धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी कि लोकतंत्र की आवाज यहाँ से जनता तक न पहुँचे, जनता बहरी बनी रहे और आपके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। हम चुनौती देते हैं आपको, आपका ये धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र, वहीं से हम गरज रहे हैं, करो एक मुकदमा और करो हम पे, हम तो यहीं से जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल धरना प्रदर्शन तक ये बात सीमित न रहे। अब ये आवाज विधानसभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं,
आज से नहीं, 1979 से हमारे क्रांतिकारी नेता लड़ते रहे हैं। आपने कभी भी उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में काबिज नहीं किया। कभी किया होता तो 24 सालों में इस प्रदेश के ये हाल न हुए होते। आपने तो वो काम कर दिया, पहले जमीन खरीदी, उसमें मकान बनाया, उस मकान को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दिया और खुद उसमें आप किराएदार बन के रह रहे हो और बोलते हो कि वो बाहरी व्यक्ति आप पर जाति क्यों करता है। वही नालायकी आपने की है। प्रदेश बनाया हमने, सत्ता पे बैठाया उनको जिनको हटाने के लिए हमने 42 शहादतें दी। साथियों, मेरा आपसे एक बार और अनुरोध है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत कम लोग मुझे सुन पा रहे हो, इस वजह से मैं जहाँ भी जाता हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आवाज परदेसी नहीं, मूल निवासी देश में जहाँ भी रहता है, विदेश में जहाँ तक भी रहता है, उस तक ये आवाज पहुँचनी चाहिए। और इस प्रदेश को बचाने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए, जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाने के लिए सारे लोगों का एकजुट होना जरूरी है। मैं आपका आह्वान करता हूं, चाहे आप विदेश में रहते हैं, चाहे आप इस देश के किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, भाजपा का विरोध करिए, इनको वोट देना बंद करिए। चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, सांसद तो आपने 5 भेज दिए। कोई कुछ बोलता है किसी मुद्दे पर, क्या उसके बाद किसी बेटी से यहाँ पे दुष्कर्म नहीं हुआ? क्या यहाँ पे ISBT में गैंग रेप नहीं हुआ? क्या किसी बेटी के साथ सल्ट में दुष्कर्म नहीं हुआ? लाल कुआं में दुष्कर्म नहीं हुआ? लेकिन कोई सांसद कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो गलती आपने कुछ महीने पहले की है, उस गलती को अब मत दोहराइए और कम से कम जो आगे मौके मिलेंगे आपको अपने मत का प्रयोग करने का, अगर आपको मूल निवास चाहिए, आपको अगर भू कानून चाहिए, अगर आपको राजधानी गैरसैंण चाहिए, अगर आपको अंकिता को इंसाफ चाहिए, आपको अगर महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, गणेश जोशी जैसे भ्रष्ट मंत्री को अगर आप चाहते हैं कि सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो वोट की चोट करिए। वोट की चोट ही एकमात्र तरीका है जिससे इस भ्रष्ट सिस्टम को हम बदल सकते हैं। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद बेदी जी, आपने अपने विचारों को जितनी मजबूती के साथ यहाँ पर रखा है, निरंतर रूप से ये ओजस्वी विचार आने वाली पीढ़ी, युवाओं के दिल में एक चिंगारी जरूर बनेगी। साथियों,